गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जो स्टडी हमारी हो रही है वो अल्टरनेट हो रही है, इसीलिए वीडियोस आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए आज की स्टडी पे ध्यान देते हैं। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम आज स्टडी करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो आप लोगों ने बहुत सारे लाइक भेजे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स भी मुझे मिले हैं। तो कमेंट तो मैं डेली नहीं ले पाती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम कमेंट को भी देखेंगे। तो चलिए पहले कमेंट ही देख लेते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिनका रिप्लाई मैंने दिया भी है, फिर भी एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से भी हम रिप्लाई आपको कर देती हूँ। कैरियर पॉइंट क्लास ने लिखा है, गुड कीप कंटिन्यू, थैंक यू कैरियर क्लासेस। आगे ये क्वेरी आपकी थी जुगनू जी की। तो इन्होंने ग्राम पंचायत के विषय में पूछा था। तो जैसा मैंने आपको रिप्लाई दिया था जुगनू जी कि आप जिस टॉपिक को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले इस पर आप कंटेंट ज़रूर ढूंढ लीजिए ताकि आपकी थीसिस कंप्लीट हो सके। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम देखा गया है, टॉपिक आप अच्छा चूज़ कर लेते हैं लेकिन उससे रिलेटेड आपको कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो फिर बीच में ही थीसिस का टॉपिक बदलने की बात आ जाती है। तो जैसे मैंने आपको जानकारी दिया था कि आप आसपास की यूनिवर्सिटीज़ या कोई अच्छी लाइब्रेरी में सर्च करिए कि इससे रिलेटेड आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, तभी टॉपिक आप सेलेक्ट करिए। जहाँ तक आप शायद इतिहास के ही हैं, अगर आप इतिहास से हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो वो या तो आप एंशिएंट में करिए या फिर मिडविल में उसका जो भी आप जानकारी दे रहे हैं अपनी थीसिस में, तो मिडविल करिए या मॉडर्न। बहुत लंबा हम इतिहास का नहीं ले सकते हैं, किसी एक पार्ट पर ही आप स्टडी करके उस पर आप अपनी थीसिस को तैयार कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक कमेंट आया हुआ है, कैलाश जी हैं। तो लाइव मॉक टेस्ट की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले मैं लाइव क्लास देती थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं लाइव क्लास नहीं ला रही हूँ। ऊपर से कोरोना का माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो जहाँ तक है लाइव क्लास थोड़ा करने में अभी आप सबको भी अटेंड करने में दिक्कत होगी, इसलिए अभी लाइव क्लास मैं नहीं ला रही हूँ। थोड़ा कोरोना का जो माहौल है वो ईजी हो जाएगा, उसके बाद हम लाइव क्लास की ओर चलेंगे। और जहाँ तक एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं कि जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम अभी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई भी एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। 15-20 दिन तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक और कमेंट मैंने देखा है सोनम जी का, जिन्होंने मुझे थैंक यू कहा है। पीजीटी के ओल्ड पेपर मैंने अपलोड किए थे उसके लिए, तो धन्यवाद सोनम। आगे देखते हैं, आपके कमेंट काफ़ी बार मुझे मिले हैं बबन जी, तो थैंक यू सो मच। और निशा जी, वेरी यूज़फुल क्वेश्चन, थैंक यू निशा जी। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं किस तरह के वीडियो क्रिएट करूं। तो जहां तक मुझे आपके कमेंट से पता चल रहा है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। और भी सीरीज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, और लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन, जब भी मुझे समय मिलता है मैं वीडियो के ऊपर आई बटन फिक्स कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख पाएंगे। कुछ वीडियोस पर आपको आई बटन नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम मैं सेट करती रहती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अपने अब क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित जो नहीं है उसी को हमें चूज करना है। और ये प्रश्न आया है टीजीटी हिस्ट्री 2013 में।
भगवत गीता सम्मिलित है, उपनिषद सम्मिलित है और ब्रह्मसूत्र ये भी सम्मिलित है, केवल भागवत सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा। प्रस्थान त्रय के अंतर्गत भागवत का उल्लेख नहीं है, बल्कि भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो जिसकी जानकारी भारतीय भूगोल में नहीं थी वो थी कृष्ण नदी घाटी का दक्षिणी भारत। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? जो अंश की जानकारी उन्हें नहीं थी वो था कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। और ये प्रश्न रहा है टीजीटी हिस्ट्री 2011 का। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के कृष्णा नदी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो वेदों और अनुश्रुतियों के जो ग्रंथ नहीं थे वो हो जाएगा पुराण, ऑप्शन डी। टीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है, पुराण ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। वैदिक साहित्य को सुविधानुसार 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वेदों की संहिताएं, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आर्य ग्रंथ और चौथा उपनिषद। इसके अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कुल 18 है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो इसका उल्लेख होता है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2011 का प्रश्न रहा है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह अथर्ववेद में लिखित है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू, शाप, वशीकरण आदि विषयों का विवरण हमें मिलता है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? उपनयन संस्कार, तो इस क्रम जो निर्धारित है वो हो जाएगा 11वां। टीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है, हिंदू अवधारणा के तहत 16 संस्कारों का विधान किया गया है। ये संस्कार इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है गर्भाधान, फिर आता है पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्योष्ठी। तो यहाँ आप देख सकते हैं उपनयन संस्कार का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? सभी को पता होगा, इंद्र को कहा गया है ऋग्वेद में पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का प्रश्न रहा है, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख
50 बार हुआ है। ऋग्वेद देवता में इंद्र का प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। कुछ इतिहासकार सैन्य संहिता के पतन के लिए इंद्र को ही जिम्मेदार मानते हैं। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञाता था वो था आर्यभट्ट। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है, व्याख्या देख लेते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का प्रथम ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। गुप्त काल में ज्योतिष एवं खगोल विद्या का विकास हुआ। गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिष आर्यभट्ट प्रथम एवं वारामिहिर। आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोलविद होने के साथ साथ महान गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में लगभग हुआ था। 23 वर्ष की आयु में 499 ईस्वी में उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना की। आर्यभट्ट ने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इसकी खोज के बारे में एक प्रश्न जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एनटीए यूजीसी नेट में भी आया हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई अभिलेख मिलता है, ये अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये मिला है तुर्की में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2009 का ये प्रश्न रहा है। भारत में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अभिलेख पाषाण शिलाओं से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया तुर्की के बोगज कोई नाम के स्थान पर 1400 ईसा में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो जहाँ तक इसकी जानकारी भी सभी को होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का प्रश्न रहा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। यह एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है जिसमें प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संकलन किया गया। विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। कहा जाता है कि इसकी रचना अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्त पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई। पंचतंत्र का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना पद्य एवं गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका नाम है? तो वो है यजुर्वेद। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्रों का संग्रहण है और इसका प्रयोग अद्यवर्यु नामक पुरोहित किया करता था। यजुर्वेद का कार्यक्षेत्र कुरु पांचाल है। यजुर्वेद के दो भेद हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों का संग्रह है। शुक्ल में छांदोग्य मंत्रों के साथ गद्यात्मक भाग भी है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की रचना हुई। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? तो काव्यात्मक हिस्से को क्या हम कहते हैं? इसे कहा जाता है संहिता।
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति के विषय में ज्ञान का विपुल भंडार वेदों में समाहित है। इनकी संख्या 4 है, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सामवेद में गायन यानी कि गाने के श्लोक हैं, समाहित हैं। ये यज्ञों के समय पर देवताओं के आवाहन हेतु गाए जाते थे। अथर्ववेद वो जाना जाता है जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित, और ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित, इसमें कर्मकांड दिए हुए हैं। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ? तो जो विजयी बना है वो था सुदास। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का प्रश्न रहा है। भारत जन के राजन सुदास ने दासरागी युद्ध में 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया था और सुदास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में विजय के पश्चात भरत जन के आधार पर हमारे जो देश का नाम है वो भारत पड़ा। इस युद्ध में आर्य अनार्य दोनों जातियों के लोगों ने भाग लिया था। वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो सर्वाधिक जो प्राचीन संस्था थी वो थी विदत। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2003 का। राजा की शक्ति प्रजा के मंतव्यों से परिमित थी। विभिन्न संस्थाएं उसके शासन पर अंकुश का काम करती थी। लोगों की सभा, जिसमें जन सभा कहते थे, जिसमें जन की कार्यवाही होती थी। अति प्राचीन काल में जो संस्था वैदिक आर्यों की थी उसे ही हम विदत के नाम से जानते हैं। इसको जन सभा भी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो हमारे भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। टीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का विशद वर्णन मिलता है, जबकि गंगा को पवित्र नहीं माना गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहूँगी कि हम आ गए हैं 2021 के मई में, और 1 मई से 45 to 18 के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है। तो अगर आप भी कोरोना से बचना चाहते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। फ़िलहाल अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, मैं भी अभी नहीं लगवा पाई हूँ। तो ऐसी जो धारणाएं आजकल फैली हुई हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, इसको ना मानते हुए वैक्सीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत लोगों की इसमें मृत्यु हो रही है। तो आप सभी से निवेदन है, एक तो डिस्टेंस बनाकर रखिए, मास्क पहनिए और वैक्सीन ज़रूर लगाइए, तभी हम इस कोरोना की बीमारी से बच पाएंगे। और इस बीमारी का इफ़ेक्ट मेंटली भी बहुत लोगों पर पड़ रहा है, लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। और मैं लाइव क्लास देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा मेरा भी यानी कि तबीयत बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा मैं फील बेटर करूँगी तो शायद मैं कुछ टाइम बाद आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करूँगी। लाइव क्लास का टाइम मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ एक टाइम सजेस्ट करिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। 1 वीक बाद मैं कोशिश करूँगी लाइव क्लास के लिए। ये जो आप मैटर अभी देख रहे हैं, इसी मैटर पर ही हम लाइव क्लास में आ जाएंगे। तो कमेंट करके मुझे जानकारी दीजिए कि आप किस समय कंफर्टेबल रहेंगे। तो जिस टाइम पर आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा वही टाइम हम सेट कर लेंगे।
लेकिन कुछ टाइम अभी लगेगा, तो आप टाइम टू टाइम मुझे सजेशन दे सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो जो वैदिक देवता नहीं है वो हो जाएंगे कृष्ण। बाकी विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा की हमें जो साक्ष्य हैं वो बुक्स में मिलते हैं। टीजीटी हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। निर्दिष्ट विकल्पों में बी, कृष्ण का वैदिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता है, जो कि हमारे वैदिक ग्रंथ अभी हमने पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद, तो इन सब में हमें कृष्ण का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है। अभी हमने रीड भी किया है, इंद्र का कितनी बार उल्लेख मिला है, तो 250 बार इनके नाम का उल्लेख हमें मिलता है। तो यहाँ पे कृष्ण का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण की चर्चा आई। विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा आदि वैदिक देवता हैं। इनमें कृष्ण को घोर अग्निरीश का शिष्य बताया गया है। उपनिषद की विषय वस्तु है। उपनिषद की क्या विषय वस्तु रही है? तो उपनिषद की जो विषय वस्तु है वो हो जाएगी दर्शन। टीजीटी हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन है, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसकी प्रतिपद्य ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान से संबंधित है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से राजन्य और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। भुजाओं से राजन्य कहने का मतलब है क्षत्रिय का। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो विराट पुरुष की कल्पना की गई है, तो मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से राजा कहिए या क्षत्रिय कहिए, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति स्पष्ट की गई है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिखा भी है कि पुरुष सूक्ति में उल्लेख किया गया है। आगे आ जाते हैं। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हमें मिलता है? तो ये ग्रंथ था ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियों को धारण करता था। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसलें क्या थी? फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप आराम से इसमें से उत्तर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं और जौ। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का प्रश्न रहा है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। ऋग वैदिक काल के लोग जौ या जिसे कि यव भी कहते थे पैदा करते थे। ब्रीही यानी धान, जौ जिसको जौ यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, ब्रीही जिसे कि धान और यव कहा जाता था जौ को, और गोधूम गेहूं को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख हमें मिलता है। तो कृषि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और जो प्रमुख फसलें थी वो थी गेहूं और चावल, जिसे कि ब्रीही कहेंगे और गोधूम कहेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि इस चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो उनको देखने के लिए कौन कौन से वीडियो हैं चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत सारे वीडियो हैं जो कि अपलोड किए गए हैं, और इन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन्हें देख सकते हैं। और इसमें आपको और पेपर मिल जाएंगे एनटीए यूजीसी नेट के, पीजीटी टीजीटी के, या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के, ब्लॉक ऑफिसर्स के। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर इन्हें चेक करें, या आई बटन के माध्यम से भी आप इन्हें देख सकते हैं। तो फिर से आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रेस कर लेंगे तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिए, और आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।